नमस्कार दोस्तों, बड़ा शानदार चल रहा है काम हमारा और आपका। 7 बज चुके हैं और लिंक अपडेट हो गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डाउनलोड कर लो, आपके लिए ही है। बस एक ही चीज़ है, ये रात के 9 बजे तक ही है, तो उससे पहले डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना। और हाँ यार, क्या कर रहे हो यार, पिक वगैरह क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, कॉमर्स बाबा को टैग करो, बाबा जी आशीष चौधरी को टैग करो। यार लगना चाहिए, पढ़ाई का माहौल है, लग ही नहीं रहा है यार। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, टीम कॉमर्स बाबा यार। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आज हम टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर करने वाले हैं। छोटा चैप्टर है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अगेन अटेंशन तो मांगता है, तो हमें इसके अंदर कुछ पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक डिटेलिंग्स करनी होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की बेसिक डिटेलिंग्स के साथ अंडर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली बूटी यानी बाबा जी की बूटी #1 के साथ। तो यार जैसे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। ऐसे ही प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर यहां पे कंजम्पशन तो कर नहीं रहा, यहां पे जो प्रोड्यूसर भाई साहब हैं वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। सही बात है, हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो जितना पैसा एक प्रोडक्ट से कमा सकता है वो कमाने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बोला जाता है इट इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपका पूरा ध्यान रखेंगे, मतलब सोचेंगे ये कि भाई कंज्यूमर को लूटो दनादन और जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ दनादन। यानी यहां पर अपने बैंक की भरने वाली बात है, फिर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो चाहे ना हो। हाँ, आजकल काफी कंपनीज वगैरह बोलते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन अंदर की पिक्चर सब जानते हैं। काम काहे के लिए चलता है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर इसको मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो वो कैसे बोलूंगा, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा, जितनी कम कॉस्टिंग होगी उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कॉस्टिंग का मतलब आप जानते हो यार भाई, देखो कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हमने कितना पैसा एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया। रेवेन्यू का मतलब होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट से बेचकर कितना पैसा कमाया। जितना मार्जिन होगा उतनी अच्छी बात है। जैसे 4 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 6 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का फायदा। अब यही 4 रुपए को मैं कम करके 3 रुपए कर दूं और जो बेचा था 6 रुपए की जगह उसे 7 रुपए कर दूं, तो डिफरेंस हो गया 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 4 रुपए का 2 रुपए का बढ़ गया प्रॉफिट। यार ये होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा गैप होगा प्रोड्यूसर उतना सेटिस्फाइड होगा, प्रोड्यूसर उतना इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब अगर यार देखा जाए तो हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं और उससे होने वाले रेवेन्यू की भी बात करेंगे साथ साथ में। तो यार 2 तरीके की प्रॉफिट कमाए जाते हैं। पहला होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट और दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। नाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट टिपिकली आपको यह बताता है कि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉजिकली सोचा जाए तो। बट अकाउंटिंग प्रॉफिट वो बताता है जो एक्चुअल में कॉस्टिंग इनकर हुई है और एक्चुअल में रेवेन्यू अर्न हुआ है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको आराम से क्लियर होने लगेगा। देखो यार, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब हुआ पैसा तो आया, उसके साथ साथ आपको एडवांटेजेस जो अलग से मिले वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है। हाँ, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिला, उसके लिए आपके पास अलग से पैसा नहीं आया, बट वो आपका एडवांटेज है। जैसे यार चलो ठीक है, अपन यार कई बार बोलते हैं ना वर्क एट होम वाली बात है, तो वर्क एट होम जब हम करेंगे या हम घर पे बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, अपना अपना कोई स्टार्टअप चालू कर दिया, घर में गोडाउन बना मारा, घर से ही सारा काम कर रहे हैं, तो पता है होगा क्या, हमें ये लगेगा कि चलो अच्छा है घर से काम कर रहे हैं, कहीं और काम करते तो हमें रेंट देना पड़ता या फिर बिजली का बिल देना पड़ता, अभी तो सारे घर वाले मैनेज कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा लगता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट लगता है कि ऑल्दो हम कुछ पे नहीं कर रहे अलग से, ऑल्दो हमारा कुछ ऐसा जा नहीं रहा या हमारे पास अलग से कोई पैसा नहीं आ रहा, बट हम अभी भी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हम फायदे में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब हम अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। दैट इज हाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्क्स। बट अगर मैं बात करूं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो उसमें वो चीज नहीं देखी जाएगी कि आप कंफर्ट एट होम में बैठे हुए हो, या वो चीज काउंट होके या एडिशन होके नहीं आएगी कि रेवेन्यू में वो चीज आपका एडवांटेज है। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या दिखाएगा, ये कॉस्टिंग थी, इतना पैसा गया, इतना पैसा आया, मतलब जो रियल टाइम खर्चा हुआ, रियल टाइम इनकम हुई, वो बताया जाएगा। घर में बैठ के जो कंफर्ट मिल रहा है या घर में बैठ के जो पैसा बच रहा है, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट उस चीज को भी मेंशन करता है, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
टोटल रेवेन्यू का मतलब आप जानते ही हो कि आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, माइनस टोटल कॉस्ट आप जानते हो जितनी आपने कॉस्ट इनकर की, यानी जितना आपने पैसा खर्च किया ना। कॉस्टिंग जो होती है वो दो पार्ट में स्प्लिट ऑफ होती है, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो आपको एक्चुअल पेमेंट्स करने पड़ते हैं बाहर वालों को। जैसे आपने स्टार्टअप करके रखा हुआ है, आप टी शर्ट्स प्रिंट करके बेच रहे हो, तो आपको उसकी पैकिंग करवानी पड़ेगी, टी शर्ट की प्रिंटिंग का पैसा देना पड़ेगा, टी शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी, और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह है, ये सब चीज़ें, उन सब में पैसा लगता है। तो आप एक्सटर्नल पार्टीज को जो भी पैसा दोगे वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट रही। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप घर पे बैठे हुए हो, अगर आप कहीं और पे काम कर रहे होते तो आपको रेंट पे करना पड़ता, आप कहीं और पे रहते तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ती, आपको जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह है वो सब पे करने पड़ते, लेकिन आप अभी ये नहीं पे कर रहे हो क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है, अब घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो एक तरीके से आपको एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का, बट फिर भी उसकी कोई तो वैल्यू है, इसलिए उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट में जोड़ा जाता है कि ये कॉस्टिंग को भी आप कंसिडर करो, ये पता लगाने के लिए कि इकोनॉमिकली आपको कितना फायदा हो रहा है। लेकिन अभी जैसे आपके लॉजिक काम नहीं कर रहे, वैसे ही अकाउंटिंग का भी लॉजिक काम नहीं करता। अकाउंटिंग बोलता है कि भाई ऐसी कॉस्ट हम क्यों माइनस करें, जब हमने वो पैसा ना भरना है ना करना है, रियल कैश में ना जा रहा है ना आ रहा है, तो उसको हम क्यों रिकॉर्ड करें। आपने अपनी जगह ले रखी है, आप अपनी जगह पे काम कर रहे हो, उसका ना पैसा लेना देने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर उसको क्यों बिना बात के इन्वॉल्व करके चीज़ों को हलवा बना रहे हो या कंफ्यूज कर रहे हो। तो उसको हम एकदम साइड में छोड़ देते हैं, हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, जो रियल में पैसा गया। सीधी बात है, एक टी शर्ट बेची, टी शर्ट पे पूरा खर्चा जो हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे पैकेजिंग का हो, चाहे एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे प्रिंटिंग का हो, चाहे क्लोथिंग मटेरियल का हो, सब मिला के खर्चा था 300 रुपए का, उसको मार्केट में बेचा 500 रुपए का। ठीक है, अब उसमें तुमने जो 300 रुपए थे ना, उसमें तुमने रेंट, भाड़ा, बिजली सब कुछ मिला लिया था, मतलब जो जो मिला सकते थे सब मिला लिया था, उसको टोटलिटी में मिला के 300 रुपए का तुम्हारा खर्चा था, 500 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए का मुनाफा हुआ। ये होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ कंसिडर करता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, जो आप रियल टाइम में कॉस्टिंग पे करते हो। वो उन इमेजिनेशंस को नहीं लेके चलता कि आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हो तो भी तो पैसा लग रहा होगा, वो पैसा जोड़ो। क्यों जोड़ें, जब हम किसी को पे ही नहीं कर रहे तो क्यों जोड़े, बिना बात का खर्चा क्यों दिखाएं। आप इकोनॉमिक प्रॉफिट में दिखाओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो हम वो चीज नहीं दिखाएंगे। ठीक है भाई, अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको इसको लिखना है फॉर्मूला वाइज तो एक और तरीके से लिख सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, दो कॉस्ट माइनस होंगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर टोटल रेवेन्यू माइनस सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैंने यहाँ पे सिर्फ टीसी को चेंज किया है, टोटल कॉस्ट, दोनों में टोटल कॉस्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। आपको क्यों पता होना चाहिए, अगर बोर्ड एग्जाम ट्रिकी खेलना कोशिश करे, मतलब वो चाहे कि आप कहीं से कंफ्यूज हो जाओ, तो आपके पास टोटल कॉस्ट के दो फॉर्मूले हैं, एक में दोनों आता है अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है, और एक में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है भाई, वापस आ जाते हैं हम। उसके अंदर बोला गया एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। नाउ तीन सिचुएशंस हो सकती हैं एक बिजनेस के साथ, या तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में डील करोगे, मतलब आपकी जो कॉस्टिंग है उससे ज्यादा पैसा आप कमाओगे, या तो आप उससे कम पैसा कमाओगे, या फिर आप उसके बराबर पैसा कमाओगे जितना आपने पैसा खर्च किया है। मतलब फिर से वही बात कर लेते हैं, आप टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में हो, आप 300 रुपए की टी शर्ट जो है आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है, या तो आप 300 रुपए कमा रहे हो, आपकी कॉस्ट कवर अप हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जितना आपने खर्चा किया उतना पैसा आपने कमा लिया, इक्वल हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी आपका रेवेन्यू ज्यादा है और आपकी कॉस्टिंग कम है। ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है आपके लिए, जहां पे आप रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर रहे हो और कंपैरेटिवली कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है। और एक हो सकता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब यहां पे तुम लोग गलती करते हो, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई सब नॉर्मल प्रॉफिट्स बताओ, तो तुम्हें लगता है कि ये प्रॉफिट है, बट सब नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो एक्चुअल में बोला जाता है लॉसेस को। यहां पे गलत खेल जाओगे तुम और यहां पे गलती करके आ सकते हो। सब नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू आपका कम है और टोटल कॉस्टिंग आपकी ज्यादा है, दैट मींस आप लॉसेस में हो। 300 रुपए की टी शर्ट जो है वो आपको 250 रुपए में बेचनी पड़ रही है, दैट मींस यू आर इनकरिंग लॉसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा जी की बूटी #2 में तो यार MRMC अप्रोच हम करने वाले हैं। तो बूटी #2 के अंदर मुझे आपको बस बहुत छोटी सी चीज बतानी है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा पूरा बेस्ड होता है MRMC अप्रोच पे। नाउ ये MRMC अप्रोच कहती क्या है, देयर इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड देयर इज मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर आप एक एडिशनल यूनिट जो बनाते हो
उसके लिए आप एडिशनल कॉस्ट इनकर करते हो। मतलब अगर मुझे एक और प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे उस पर थोड़ी सी और कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी और इसी के कारण मुझे थोड़ा सा और रेवेन्यू भी होगा। मैं समझ गया, बिल्कुल लॉजिक है यार कि थोड़ा सा और कॉस्ट लगेगा तो थोड़ा सा और रेवेन्यू होगा, और कॉस्टिंग और रेवेन्यू और कॉस्टिंग, मतलब चलता रहेगा। तो एमआरएमसी अप्रोच कहता क्या है कि यार आप ये पता लगाओ कि अगर ये एडिशनल पैसा खर्च होता रहेगा, एडिशनल पैसा आता भी रहेगा, तो प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कब फाइंड करे। मतलब कब प्रोड्यूसर को लगने लगे यार नहीं अब और पैसा खर्च करने से और उतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेड है। मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना जहां पे प्रोड्यूसर सोचे कि अभी और खर्चा करते चले जाओ क्योंकि अभी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और कभी वो सोचे अब मत खर्चा करना वरना तो भाई अब नुकसान आने वाला है। सो इसके लिए कोई अप्रोच होनी चाहिए, और वही हम अप्रोच सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट में, और दूसरा करेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट पे, क्योंकि दो ही तरह के कंपटीशन होते हैं, एक तो हो गया हमारा भाई परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हो गया हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। चलिए चालू करते हैं हमारी बूटी #3 के साथ। तो व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट की बात की जाए तो हमने यहां पे ले ली एक स्ट्रेट लाइन। आपको मालूम होगा प्राइस कांस्टेंट होती है तो आउटपुट के साथ ना प्राइस बढ़ती है ना प्राइस कम होती है, प्राइस एक ही जैसी रहती है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। और वहां पे हो जाता है एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब हर आप जो एक नई कमोडिटी बेचोगे वो सेम प्राइस पे बेचोगे, ना ज्यादा प्राइस कर सकते हो ना कम प्राइस कर सकते हो। इसके पूरे ज्ञान जो है, जो ज्ञान भंडार है वो मैं पिछले चैप्टर्स में दे चुका हूं आपको। वो चीज बहुत छोटे छोटे वीडियोस है तो तुम लोग को वैसे भी अगर देखना होगा तो देखा ही होगा, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत कष्ट होते हैं ना पीछे की वीडियो देखने में, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं। परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है कि मार्केट में सारे प्रोड्यूसर्स एक ही प्राइस पे बेचते हैं। अगर तुम ज्यादा पे बेचने की कोशिश करोगे तो घंटा कोई नहीं खरीदेगा, और अगर तुम कम कर दोगे तो सब तुमसे ही खरीदेंगे और तुम एकदम से प्रोडक्ट पूरा बेच के मार्केट से थ्रोन आउट हो जाओगे क्योंकि तुम उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे जितनी पब्लिक डिमांड कर रही है। सो अल्टीमेटली कायदे से बिल्कुल इज्जत से वहीं बैठ जाना जहां पे बाकी सब बेच रहे हैं, बिना बात की होशियारी मत मारना। परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है। इसलिए जो आपका एवरेज होगा, एवरेज भी आपका 5 रुपए, अगर मान लो मैंने पिछले बार एग्जांपल भी दिया था, एवरेज आपका आ रहा है 5 रुपए क्योंकि आप हर एडिशनल यूनिट बेच रहे हो 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए में, समझ लो ना, हर माल 5 रुपए। तो यहां पे यू गॉट माई पॉइंट। सो यहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा। क्यों एवरेज रेवेन्यू 5 रुपए आया? बिकॉज हमने जब सारी क्वांटिटी का टोटल करके डिवाइड बाय क्वांटिटी किया तो हमने देखा कि हर प्रोडक्ट 5 रुपए पे बिक रहा है। हमने ये भी देखा कि हमें और प्रोडक्ट बेचना होगा तो वो भी 5 रुपए पे, एडिशनल यूनिट विल बी सोल्ड एट ₹5, सो दैट इज व्हाई मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो 5। अब एज अ प्रोड्यूसर मुझे ये सब समझ में नहीं आता था। मैं एक इकोनॉमिस्ट को लेके बैठा और मैंने उससे बोला भाई तू समझा ये क्या है? तो उसने बोला देखो सर जी, आप जब भी एक नया बिजनेस चालू करते हो, जब भी एक नया बिल्कुल फ्रेश बिजनेस, ऐसा कि जिंदगी में कभी किया ही नहीं है, तो शुरुआत में आपकी कॉस्टिंग तो हमेशा ज्यादा होगी। तो एडिशनल कॉस्टिंग आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। आपने नया बिजनेस चालू किया है, आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो, शुरुआत में आपके साथ होगा यही कि बेचारे आप पैसा ज्यादा लगा रहे होगे, आपको उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप ये कष्ट उठा रहे होगे क्योंकि आप चाहते हो कि भाई कंज्यूमर एक बार देख ले, सेटिस्फाई हो जाए, प्राइस तो बाद में भी बना देंगे या बढ़ा देंगे, मार्केट अभी मिलना जरूरी है। इसलिए आपने शुरुआत में अपने पे गोली खाने का सोचा, आपने एडिशनल कॉस्टिंग पे बेचा, आपने ज्यादा कॉस्टिंग पे बेचा, आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट वाली मार्जिन की लाइन ये जा रही है, दिख रही है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ा, बट ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग फॉल होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आएगा। बहुत ही भद्दी राइटिंग है, फिर भी देख लेना। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या बोला गया, जो आपका रेवेन्यू और कॉस्टिंग है, क्योंकि दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम इक्वल हो गया। भाई हो तो यहाँ पे भी रहा है MR/MC, MR इक्वल्स टू MC, तो भाई यहाँ पे भी है। तो उनने आप एक प्रोड्यूसर वो है, वो बोलता है देखो भाई हमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं आती, हमें पता है यहाँ पे भी MR/MC इक्वल है, यहाँ पे भी MR/MC इक्वल है। ये वाली लाइन कहलाती है MR की और ये जो आ रही है लाइन ये कहलाती है MC की। दो बार टकरा रही है भाई। तुम हमें बताओ कि हम कहां पे प्रोडक्शन करें, कहां पे प्रोडक्शन ना करें। एज एन इकोनॉमिस्ट अब आप समझाने बैठे, सर जी लिसन, यू हैव टू हैव दैट एक्सेंट, तभी वो सामने वाला समझेगा। तो आपने एकदम इकोनॉमिस्ट वाले लैंग्वेज में, एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला, सर जी देखिए सुनिए, यहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपने शुरुआत की थी, कॉस्टिंग ज्यादा होनी थी बट ऑब्वियसली, और टाइम के साथ आपकी कॉस्टिंग फॉल होगी क्योंकि आप प्रोड्यूस ज्यादा करोगे तो कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा, थोड़ी सी तो फॉल होगी। तो आपकी कॉस्टिंग फॉल हुई क्योंकि इस MR इक्वल्स टू MC के बाद आपको प्रॉफिट होना चालू होगा। देखिए आपकी कॉस्टिंग कम है और आपका रेवेन्यू ज्यादा है। ये पॉइंट जो है यहां पे आपको प्रॉफिट होना चालू हुआ, तो यहां पे मत रुक जाना क्योंकि यहीं से तो आपको प्रॉफिट होना चालू होगा।
प्रॉफिट होगा होगा होगा, एक टाइम तक होगा, लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया है कॉस्ट चैप्टर में कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो एक टाइम तक ही फॉल होती है और फिर प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है मार्जिनल कॉस्टिंग और बढ़ने लगती है, तो फिर कॉस्टिंग बढ़ने लगेगी। जब ये पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपने ये मार्केट को पूरा सैचुरेट कर लिया होगा, निचोड़ लिया होगा प्रॉफिट से कि इससे ज्यादा प्रॉफिट्स हो ही नहीं सकते, और ये कहलाता है, यहां पर आपने प्रॉफिट जो निचोड़े हुए हैं ये वाला एमआरएमसी कहलाता है, जो एक्चुअल एमआरएमसी है, जहां पे प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो इस वाले पॉइंट को आप बोलोगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो वाला नहीं, क्योंकि वहां से तो प्रॉफिट होना चालू होगा, यहां पर प्रॉफिट एंड हो रहा है, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते, इसके बाद कॉस्टिंग हाई हो जाएगी और आपका रेवेन्यू कम रह जाएगा। इसलिए बोला गया, पहली कंडीशन तो हो गई एमआरएमसी इक्वल होने चाहिए या एमसीएमआर इक्वल होने चाहिए, वाइस वर्सा जैसा आप बोलना चाहो। दूसरा, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, एमसी ग्रेटर हो एमआर से आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर। एमसी पहले ही ग्रेटर था, बाद में एमसी इक्वल टू एमआर हुआ है, एमसी इक्वल टू एमआर हुआ, उसके बाद एमसी ग्रेटर हुआ है, ये इसकी बात कर रहे हैं। एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, एमसी जो है वो ग्रेटर है किससे भाई, यहां पे लिखा भी हुआ है ग्रेटर देन एमआर, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है उससे एमसी ग्रेटर है, बट कब, यहां पे इस वर्ड का पूरा मीनिंग है, देखना ध्यान से, आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर, यहां पे एमसी इक्वल टू एमआर हो गए इसके बाद, और ये जो एमसी ग्रेटर है एमआर से ये बिफोर है, तो ये भाई बिफोर वाला टाइम नहीं चलेगा, आफ्टर वाला टाइम चलेगा। क्यों, मैंने आपको उसका लॉजिक भी दे दिया है, आप इसको इतना लिख लो, जो मैंने लॉजिक समझाया है वो बिल्कुल प्रिसाइज है, आपको अगर वो याद हो गया तो बहुत अच्छा है, आप नोट करो। हम आपसे मुलाकात करते हैं हमारी बूटी #4 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमआरएमसी अप्रोच से। एमआरएमसी अप्रोच के अंदर जब प्राइस चेंजेस विद राइज इन आउटपुट, व्हेन प्राइस चेंजेस, ठीक है भाई, आई एम वेरी सॉरी, तो जब प्राइस चेंजेस होता है विद राइज इन आउटपुट, आपको ये मालूम होगा प्राइस चेंजेस का अगर मैं यहां पे बोलूं स्पेसिफिकली मीनिंग होगा प्राइस फॉल्स। नाउ व्हाई प्राइस फॉल्स, क्योंकि अगर मैं बेसिक मोनोपोली की बात कर लूं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर लूं, तो मैंने आपको लास्ट अपने प्लेज में भी बताया था, लास्ट प्लेज तो नहीं बोलूंगा बट लास्ट वाला जो डे था मेरा उसमें मैंने बताया था कि यार ऑब्वियसली आप ज्यादा तभी मार्केट में सेल कर सकते हो रियल वर्ल्ड में जब आप अपनी प्राइसेस कम करो, क्योंकि अदरवाइज जो कंज्यूमर्स आपके हैं वो पहले से ही आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको न्यू कंज्यूमर्स को लेके आना है तो आपको प्राइसेस को कम करना ही पड़ेगा, तभी तो वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। और इसलिए जो सेल लगती है यार, पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं, तो जो सेल्स लगती है, आपका सेल सीजन होता है, उसमें आपने देखा होगा कि काफी नए कंज्यूमर्स जो है वो एड ऑन हो जाते हैं, और सिर्फ इस कारण से बिकॉज प्राइसेस फॉलिंग। आपने मार्केट में देखा है कितना टफ कॉम्पिटिशन चलता है, तो उसके कारण जो होता है वो आपको प्राइस जो है, जो प्राइस है उसमें आपको फॉल दिखता है और तभी मार्केट में ज्यादा सेल्स होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि एवरी एडिशनल विल बी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, इसी के कारण आपका मार्जिनल रेवेन्यू फॉल होता है। मतलब आपको ज्यादा सेल करना है तो आपको उसे कम प्राइस पे सेल करना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट तो सेम बिहेव करेगा भाई, ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग का कर्व। अब एक बार तो यहां पे हो रहा है MC इक्वल्स टू MR और एक बार यहां पे हो रहा है भाई MC इक्वल्स टू MR, तो आप ही बताओ यार कौन सा चूज करूं। यहां से जब पहली बार कट करेगा तो यहां से तो प्रॉफिट होना चालू होगा, तो मतलब यहां तो आप कंटिन्यू रखोगे, यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थोड़ा ना हो जाएगा कि जैसे ही प्रॉफिट करना है हो गया, ऐसा थोड़ा ना करोगे भाई। आप वेट करोगे कि आपको पूरा प्रॉफिट हो, आप मार्केट से प्रॉफिट को सैचुरेट कर लो, और फिर जब सैचुरेट कर लो उसके बाद जब MC ग्रेटर हो जाएगा MR से, कब के बाद, जब MC इक्वल्स टू MR था उसके बाद जब MC ग्रेटर हो जाएगा, इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि हाँ भाई हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे हैं, बिकॉज वी हैव मैक्सिमाइज्ड द प्रॉफिट, वी हैव सैचुरेट मतलब खींच लिया सारा प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट से, अब इससे आगे हमें और प्रॉफिट इस मार्केट से हो नहीं सकता। सो यस, वी आर एट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर को अपना इक्विलिब्रियम मिल गया, प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा लिया, इससे ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर कमा नहीं सकता। बस इसके अंदर इतना है। मेरा यहां पे मकसद है आपका वैसा रिवीजन कराना जहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अल्टीमेटली अगर आप बैठोगे नहीं, करोगे नहीं, तो आपसे बनेगा नहीं। मैंने इसलिए बोला कि वो लोग जो डेडिकेटेड हैं कॉमर्स बाबा के लिए, जिनकी प्रायोरिटी है कॉमर्स बाबा की, उनके लिए नीचे वर्कशीट दी हुई है, अभी भी 2 घंटे रहेगी, आप बिल्कुल डाउनलोड करो, बिल्कुल उसको सॉल्व करो, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। उतना अगर आप करते चलोगे आपका काम बनता चलेगा। यहां पे बाबा जी की बूटी #4 खत्म। 5 में एक छोटी सी एडवाइस की बात कर लेते हैं। तो यार अधिकतर बच्चे जो होते हैं, अगर मैं बूटी 5 में बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोग पता है गलती क्या करते हो, आप लोग लेके बैठे रहते हो कि यार शेड्यूल याद करना है, उसको याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा।
आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो अभी तक मैं शेड्यूल्स का सहारा नहीं ले रहा हूँ, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप शेड्यूल्स के थ्रू समझना चालू करते हो तो इकोनॉमिक्स में यहीं से गलती कर देते हो कि आपके कंसेप्ट नहीं बन पाते। आप शेड्यूल को रट रहे हो और आपके वो कंसेप्ट कभी बन ही नहीं पाते। शेड्यूल्स का डिस्कशन हम करेंगे, हम इवन न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन अलग से करेंगे, लेकिन अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी अलग से की जाती है पूरी, और वो तब तक नहीं होगी जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं है। तो इसलिए जैसे आज मैंने आपको फंडे क्लियर कराए हैं, मेक श्योर आप जब भी हर एक चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, फर्स्ट यू स्टडी द कंप्लीट थ्योरी, फर्स्ट यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एवरीथिंग लाइक रेवेन्यू, कॉस्टिंग, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन फंक्शन। जब आपको उनका बिहेवियर समझ में आ गया तो आप उनको न्यूमेरिकल फिगर्स में ट्रांसफॉर्म करके समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। लगता सुनने में बहुत छोटा सा है, इंप्लीमेंट करने में भी बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन कभी ये बात दिमाग में नहीं आती है। जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा है उनको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी अगर वो गलत डायरेक्शन में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स नहीं समझ पा रहे थे। Study the theory first because economics is mostly about theory and then converting that theory into practicality. So numerical figures का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको theory समझ में नहीं आती है। So again I am emphasizing फोकस मोर ऑन थ्योरी। एक बार थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल्स उठा के देखो, बिंदास बनेंगे। शेड्यूल्स आराम से तुम खुद अपने फिगर्स लेके बनाओगे। शेड्यूल्स को याद नहीं किया जाता है, जिसको थ्योरी आती है वो शेड्यूल्स अपने दिमाग से बना लेता है, बिकॉज थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे मालूम है कि प्रोसेस कैसा चलता है। अगर प्राइस फॉल हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फिगर्स कोई से भी लिए जा सकते हैं। सिर्फ आपके दिमाग का खेल है कि नहीं, शेड्यूल याद करना जरूरी है। ये थी बाबा जी की बूटी #5, जिसमें थोड़ी सी एडवाइस देना जरूरी था ताकि यहां से तुम लोग एक नया ट्रैक पकड़ लो और पढ़ाई अपने हिसाब से करो। मिलते हैं कल फिर से शाम के 7 बजे, वही नई तैयारी के साथ। यही जोश बनाए रखना, क्योंकि 20 डेज प्लेज का मतलब तब तक नहीं है जब तक तुम लोग साथ में नहीं हो। तो कल मिलेंगे शाम 7 बजे। ये प्रैक्टिस शीट जो है नीचे गिवन लिंक में, वो 2 घंटे के लिए एक्टिव है। आप जाइए, बिल्कुल डाउनलोड करिए। फिर रात को 10 बजे मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के साथ। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से